नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी को लेकर, किस तरह से हम इस महामारी से निपट सकते हैं। सेहत को लेकर आज हमारी बात होगी और इसी बीच बात करेंगे तमाम खास एक्सपर्ट से। दुनिया के करीब सभी देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये महामारी अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद भी राहत की खबरें आना शुरू नहीं हुई हैं। एक नए तरह के कोरोना वायरस की दस्तक ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना की मार से हिंदुस्तान के हर शहर और गांव कराह रहा है। मास्क, वैक्सीन, जांच, इन तीनों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कोरोना के नए नए लक्षणों ने भी लोगों की हालत खराब कर रखी है। एक तरफ बीमारी लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसिक रूप से लोग कमजोर हो रहे हैं। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल जन्म ले रहे हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर्स के खास पैनल के माध्यम से। सवालों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको सवाल बता देते हैं कि इन सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। कोरोना पीड़ित को छूने से क्या ब्लैक फंगस फैल सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हल्के लक्षण लेकिन जांच नेगेटिव हो तो क्या कर सकते हैं? क्या सीने में भारीपन भी हो सकता है कोरोना का लक्षण? इसके अलावा बिना जांच के फेफड़ों का संक्रमण कैसे पहचानें? अपने फेफड़ों को यदि हम मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बिना कोरोना के भी क्या हो सकता है हैप्पी हाइपोक्सिया? इसके अलावा कोरोना होने पर कैसे समझें कि अस्पताल कब जाना है? क्या कोरोना की दवाइयां लीवर को नुकसान देती हैं? और इसके अलावा क्या आइवरमेक्टिन दवा कोई भी व्यक्ति खा सकता है? ये मुख्य रूप से वो सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा, जिसमें डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, कोविड एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स, भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और लगातार आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगी। और मेरा जो पहला सवाल है, जिसको लेकर आज लोगों में बहुत सारी दुविधाएं हैं, भ्रांतियां भी हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या कोरोना पीड़ित को छूने से ब्लैक फंगस हो सकता है या फैलता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत भ्रांति है, गलत धारणा है कि किसी भी स्वस्थ आदमी को कोरोना संक्रमित को छूने से ब्लैक फंगस होगा। ये बहुत गलत धारणा है और इस धारणा को सब लोग अपने मन से निकाल दें। जो ब्लैक फंगस है वो जो कोरोना से संक्रमित हैं और जो ठीक हो रहे हैं, और ख़ास तौर से जो लोग ICU में रहे हैं लंबे समय तक, उनमें इसकी संभावना ज़्यादा देखी गई है। और कुछ लोग आजकल चूंकि घर में भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें कई बार जो पानी इस्तेमाल करें उसको बिल्कुल उबला हुआ पानी, ताज़ा पानी करें या डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करें और रखा हुआ पानी न करें। दूसरे, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे भी मरम्मत के काम चल रहे हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए फंगस जो है वो एयरबॉर्न होता है और जब भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो हमको ग्रस्त कर लेता है। और ये उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा देखने में आता है जैसे किसी को शक्कर की बीमारी है, मधुमेह है और वो कंट्रोल नहीं है ठीक से, और यदि क्योंकि उनको इसकी जो संभावना अधिक होती है। अगर कंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसमें संभावना कम हो जाती है लेकिन रहती है। या जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, किसी का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, किसी का लिवर प्रत्यारोपण हुआ है, किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, इस तरह के रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, इनको संभावना ज़्यादा है। तो अगर इनको कोविड भी हुआ और ये सब समस्याएं भी हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। आमतौर से ज़्यादातर ICUs में एक प्रिवेंशन के लिए दवाई दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए पोसाकोनाज़ोल है, उसका कोर्स देते हैं। और अगर हो जाता है दुर्भाग्यवश ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जिसकी बात हो रही है, ब्लैक फंगस, तो फिर उसमें इंट्रावीनस एम्फोटेरेसिन करके दवाई है, उसका कोर्स दिया जाता है
और लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये फंगल इन्फेक्शन इन्वेजिव भी होता है और राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस अगर हो जाती है, जिसका असर ब्रेन पे भी पड़ता है, आंख पे भी पड़ता है, और ये जो एरिया है हमारा जहाँ पे साइनसेस होते हैं, जिसमें हम जब सांस लेते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, और यहाँ पे भी साइनस होते हैं, तो अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें फंगस के ग्रो करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो फंगस जो ग्रो करता है वो थोड़ा सा जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है हमारा, जैसे बरसात का मौसम होता है, इसलिए इसका बचाव का एकमात्र उपाय ये है कि हम इस तरह से के जो वातावरण है उससे बचें। दूसरा, आजकल क्या और हो गया है कि स्टेरॉइड्स का प्रयोग इस वाली वेव में ज़्यादा देखने में आ रहा है, और वो स्टेरॉइड्स कई बार काफ़ी हाई डोज में भी दिए जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी दिए जा रहे हैं जिनको शायद ज़रूरत नहीं है स्टेरॉइड्स की, जो माइल्ड निमोनिया है और वो रिकवर हो जाएंगे अगर उनको कोई भी दवा न दी जाए, तो स्टेरॉइड की भी आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों को इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है इस बार जो देखने में आया है कि लोग ठीक होने के बाद जब घर गए हैं, उसके बाद उन लोगों को ये समस्या हो रही है। ये एक चिंताजनक बात है। तो अगर इसमें कुछ केसेस, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन है, ये काफ़ी अनकॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हो रही है, रिपोर्ट हो रही है। और ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी से भी कुछ रिपोर्ट, एक मेरठ से एक केस कल मेरे संज्ञान में आया था कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गई आई में, उनका जो आई का विजन है वो उनका डिप्लोपिया हो गया। तो ये इसको अर्ली डायग्नोसिस इसको करके और जल्दी ही इसका अगर निदान करके और इलाज कर दिया जाए, ट्रीटमेंट कर दिया जाए, उपचार कर दिया जाए, तो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्वेजिवनेस हो जाती है इसकी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे होता है, तो इसको हम कहते हैं राइनोमा से नाक, और फिर अंदर ब्रेन में जाता है। जब वहाँ पहुँच जाता है तो फिर ठीक होना मुश्किल होता है, उसमें फिर कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और ऑपरेशन काफ़ी मेजर हो जाता है, और उसमें से रिकवरी की संभावना भी कम हो जाती है, इसमें मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। और अगर जब भी इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो और जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या जिनको जिस तरह की मैंने बताया कीमोथेरेपी चल रही है या लग चुकी है, कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, तो बचाव के उपाय में ये पोसाकोनाज़ोल दवाई है, वो उनके डॉक्टर्स दे सकते हैं बचाव के लिए, तो इसको रोका जा सकता है। जी डॉक्टर मिश्रा जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है, मैं अपने दर्शकों के लिए खास तौर पर आपके माध्यम से जानना चाहूँगी, जो कोविड पेशेंट हो चुके हैं, जिन्हें इस बात का खतरा है, डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, वो पहला कौन सा सिम्टम है जो एक नॉन मेडिकल व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, जिसके बाद उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है ब्लैक फंगस के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रियंका। ये देखिए, ठीक होने के बाद जो ये समस्या आ रही है, उसमें उनके लिए ये है कि अगर उनको एक तरफ सिर में दर्द शुरू हो गया, ठीक होने के बाद घर चले गए, घर में रहे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, और फिर उनको थोड़ा सा सिर में दर्द शुरू हुआ, या बुखार शुरू हो गया, या फिर कोई विजन में समस्या आ रही है, या काफ़ी हैवीनेस हो रही है, या जो पलक हैं, ये हमारे लिड्स हैं, इन पर स्वेलिंग आ रही है, और अगर उनको थोड़ा नाक के अंदर मिकोजा में देखें तो शायद ब्लैकिश कुछ दिख भी सकता है, या अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आ रहे हैं, तो फिर उनको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करके उनसे एक जांच करानी चाहिए। वो जांच में थोड़ी सी बायोप्सी ले लेंगे, उससे पता लग जाता है कि फंगस है कि नहीं है। फिर मैं कहूँगा ये अनकॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये कुछ ही लोगों में होता है, इसलिए इसकी पहचान कोई भी लक्षण ठीक होने के बाद आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। उसको ये नहीं करना कि नहीं ठीक हो जाएगा और खाली पैरासीटामोल ले लिया। उसका जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है, और जांच बहुत सामान्य है। और जब आप ठीक हो गए तो आपका इतना कोई प्रॉब्लम दिक्कत भी नहीं है, आपको डॉक्टर को बता देंगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ, तो डॉक्टर्स भी आपको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि वो रिस्क आप नहीं कैरी करते संक्रमण के फैलाने के लिए। तो इसमें यही मैं कहूँगा, जल्दी से जल्दी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के, या जिस डॉक्टर के आप संरक्षण में हैं उनसे बात करके इसकी जांच कराएं, और अगर ऐसा कुछ निकलता है तो उसकी दवा
जितना जल्दी हो शुरू करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल कोविड एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। सर आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें माइल्ड लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट कराने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आती है और कई बार रिपोर्ट कराने के बाद भी वो नेगेटिव ही होती है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि माइल्ड सिम्टम्स जो बताए जा रहे हैं आजकल वो हैं। ऐसे में पेशेंट को या किसी भी इंसान को क्या करना चाहिए? प्रियंका, आपका सवाल बहुत जायज है और ये हम लोग जानते हैं कि RT-PCR या जो ट्रूनेट रिपोर्ट कराई जाती है उसके फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो 30 से 40% केसेस में उनकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड नेगेटिव हैं। अगर उनके लक्षण जैसे कि उनको बुखार आना, सर्दी जुकाम या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब अभी इस स्टेज में हम उनको यही मान के चलें कि उनको कोविड ही है और उनको कोविड की लाइन पे ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि ये कोविड नहीं है। इसके बाद इनका CT स्कैन करा करके और साथ में जो जरूरी जांचें हैं जैसे सीरम फेरेटिन, D डाइमर, LDH, ये सब लेवल्स देख करके हम लोग ये जज करते हैं कि हाँ ये कोविड है कि नहीं है। तो उन पेशेंट्स को खासकर अपना ये ख्याल रखना चाहिए कि एक एप्रोप्रिएट डॉक्टर से अपना पूरा कंसल्टेशन लें और जो कोविड की जो दवाइयां जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है वो एज इट इज लेनी चाहिए। साथ में उनको अपना पल्स ऑक्सीमीटर से, जो आजकल सरकारों द्वारा भी प्रोवाइड करा जा रहा है या फिर मार्केट से खरीद करके, अपना ऑक्सीजन लेवल रेगुलरली चेक करना चाहिए। साथ में अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 94% के नीचे जा रहा है तो हॉस्पिटलाइज होने में उनको हिचक नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज हो ताकि उनका एप्रोप्रिएट इलाज चल सके। एक जरूरी बात इस समय मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर मिश्रा सर ने अभी कहा है कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा कंजम्पशन जो लोग कर रहे हैं, अपने आप खुद ओवर द काउंटर लेकर मेडिकल स्टोर से लेकर के खा रहे हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर की कंसल्टेशन में रह करके ही स्टेरॉइड का यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके पास वापस मैं आऊंगी, कुछ सवाल और भी हैं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय जी हमारे साथ दिल्ली से लाइन पर हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम ऐसे है कि मेरे रिलेटिव हैं, उनको जो है कोरोना है जी। कोरोना तो हुआ, उसके साथ उनका जो है ब्लड क्लॉट होने लग गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसका जो क्लॉट है वो ठीक हो जाए? जैसे हमने उनको गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ है। जी संजय जी, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, सवाल एक बार फिर से दोहराएं। आपके जो जानने वाले हैं उनको कोरोना हुआ है, उसके बाद क्या दिक्कत हुई है? उसके बाद उनको जो है ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया। ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया जी। में ब्लड का क्लॉट। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत कोविड इंचार्ज KGMU भी जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शक और हम सब जानना चाहते हैं कोविड को लेकर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ। संजय जी हैं दिल्ली से, इनके एक जानने वाले हैं, कोविड पेशेंट है, पॉजिटिव है और ब्लड क्लॉट होना शुरू हो चुका है, क्या करना चाहिए इन्हें? एक बार दोबारा प्रश्न पूछिए, मुझे कुछ कम सुनाई पड़ा। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए प्रश्न दोहरा देती हूँ। संजय जी दिल्ली से हमारे दर्शक हैं, उनके जानने वाले हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो चुका है, आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि कोविड में ब्लड क्लॉट बनना ये एक लेट फेज में होता है, शुरू के फेज में नहीं होता है। लेकिन जब वायरस की रेप्लिकेशन फेज, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेज, उसके बाद जो निमोनिया वगैरह बनता है, एक्सुडेशन फेज, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उस पर वायरस अटैक करता है, उसके बाद क्लॉटिंग सिस्टम गड़बड़ा जाता है और उसके बाद छोटे छोटे थक्के जिनको हम कहते हैं या छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बाई कहते हैं वो बनते हैं। और इसके बचाव के लिए हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे मालूम नहीं कि अस्पताल में भर्ती हैं या कहाँ भर्ती हैं। अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो हम इंजेक्शन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का आता है, जिसका 40 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन रोज ये लगाया जा सकता है सबक्यूटेनियसली। और अगर ये पेशेंट OPD बेसिस पे हैं और अगर होम आइसोलेशन में है और इनको पता चलता है कि छोटे छोटे थ्रम्बस बन रहे हैं, तो एस्प्रिन की गोली भी 75 मिलीग्राम की दी जा सकती है इसके लिए। अब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है।
जी बिल्कुल, आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि आज हम कोरोना से जुड़े तमाम सवालों पर बातचीत करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल, नए लक्षणों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। इस प्रोग्राम के माध्यम से लगातार हमारा प्रयास है कि कोरोना को लेकर आपकी जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी सवाल है, आपके घर में कोई भी पेशेंट है, राय लेना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ मेरे साथ एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से आप का तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत, कोविड इंचार्ज KGMU भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। और इन दिनों आपके बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है, उस पर खास तौर से आइवरमेक्टिन का जिक्र है। आइवरमेक्टिन को लेकर ही आपसे सवाल करूंगी। आपको आइवरमेक्टिन मैन के नाम से भी कुछ लोग संबोधित करने लगे हैं। ये जानना चाहूंगी आपसे कि एक कोविड पेशेंट के लिए ये दवा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे कब लिया जाना चाहिए? देखिए, आइवरमेक्टिन के बारे में मैं बता दूं, उसके पहले मैं 15 महीने की जो कोविड का ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ है उसके 2 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अप्रैल मई यानी 1 साल पहले की। तो सबसे पहले एक दवा चर्चा में आई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन।
और आपको याद होगा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि नहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत अच्छा काम करती है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफी इस्तेमाल की गई। इंडिया में काफी ये दवा मिलती थी क्योंकि मलेरिया में बहुत इस्तेमाल होती थी। हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी बहुत की, लेकिन एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही हम लोगों ने एक सर्वे किया छोटा सा, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको प्रोफाइलैक्सिस सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ही ली। और जब हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की प्रोफाइलैक्सिस ली तो पाया कि अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में 17, जी हाँ 17% लोगों को कोई ना कोई छोटा मोटा या गंभीर टाइप का साइड इफेक्ट हुआ। तो हम लोगों को लगा कि जब हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, एम्प्लॉइज हैं, इनको जब ये प्रोफाइलैक्सिस में इतनी दिक्कत आ रही है तो रोगियों को कितनी दिक्कत आ रही होगी। फिर बाद में ये सीन से हट गई। उसके बाद बहुत जोर आया रेमडेसिविर का, फिर जोर आया प्लाज्मा थेरेपी का, और फिर और भी बहुत सारी एंटीवायरल्स आए। लेकिन आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट में तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हुई, और अब तो आईसीएमआर का भी जो प्रोटोकॉल है उसमें उन्होंने ऑफ लेवल ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और टोसिलिजुमैब तीनों को कर दिया है, यानी वो मेन स्ट्रीम के अब नहीं रहे हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहल हुई। हम लोगों ने एक एक्सपर्ट ग्रुप पल्मोनरी जो स्पेशलिस्ट हैं इंडिया के, उनको लेकर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जुलाई 2020 में। और इस व्हाइट पेपर की खास बात रही कि इसको हमने A to Z आइवरमेक्टिन के बारे में इसमें लिखा था, और उसके बाद इसकी आइवरमेक्टिन के व्हाइट पेपर पर नजर WHO की भी पड़ी। WHO ने अपनी वेबसाइट में इसको स्थान दिया, और उसके बाद इस आइवरमेक्टिन की चर्चा पूरी दुनिया में, देश में होने लगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के लिए और प्रोफाइलैक्सिस के लिए जारी किया 6 अगस्त 2020 को। और मुझे मैं कहने में गर्व है, ये मुझे सौभाग्य है कि मैं एज ए एक्सटर्नल एक्सपर्ट इस जीओ को बनाने में, इसके एक्सपर्ट कमेटी में शामिल था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने आइसोलेशन में जो पेशेंट थे सिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस, उनको हम लोगों ने इस्तेमाल किया काफी इफेक्टिवली। आज भी दुनिया में 40 से अधिक ट्रायल आइवरमेक्टिन के हो रहे हैं। 8 ट्रायल हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। पड़ोसी बांग्लादेश में बहुत अच्छे 2 ट्रायल की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर की बचाव के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रिपल ड्रग थेरेपी लॉन्च की, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और जिंक की, और काफी कुछ इफेक्टिवली उसने मैनेज किया। यूरोप के भी बहुत देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल अभी नजरें इनायतें WHO की इस पे नहीं हुई। WHO कह रहा है कि अभी भी इसको ट्रायल फॉर्म में इस्तेमाल करिए, अभी भी है, इसको जो बहुत ओवर एंथुजियास्टिकली इस्तेमाल मत करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश में अब उत्तर प्रदेश अकेला नहीं रहा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, बहुत सारे प्रदेश थे जिन्होंने आइवरमेक्टिन को चूज किया इस ट्रीटमेंट के लिए। और अभी मैं लेटेस्ट बता दूं, गोवा ने तो आइवरमेक्टिन बेस्ड मास प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। क्यों इतनी आइवरमेक्टिन की चर्चा, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये 40 साल पुरानी दवा है, पूरी दुनिया ने इस्तेमाल की है, बहुत सेफ दवा है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, आसानी से उपलब्ध होती है, सहजता से उपलब्ध होती है और सस्ती है। तो इसलिए इस आइवरमेक्टिन के लिए हम और बहुत सारे लोग इसके पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसको हम महंगे इलाज के लिए नहीं तैयार कर सकते हैं, सस्ते इलाज के लिए तैयार कर सकते हैं। अब जो दूसरी आशा की किरण आई है वो 2DG के रूप में आई है, अभी जल्दी आने वाली है। उसका भी हम लोग 1-2 महीने में बताएंगे कि क्या स्टेटस है फीडबैक के आधार पर। लेकिन फिलहाल आइवरमेक्टिन बहुत तेजी से काम भी कर रही है, प्रभावी भी है और चल भी रही है। और मैंने तो गांव वालों के लिए भी इसका एक पैकेज बनाया है कि भाई गांव वालों के लिए केवल पल्स ऑक्सीमीटर के आधार पर, केवल ऑक्सीजन लेवल के आधार पर कैसे जांच करें, क्योंकि समस्या आ रही है वहां जांच की, और जांच हो गई तो फिर रिपोर्ट आने में। तो इसीलिए मैंने गांव वालों से कहा कि भाई न जांच न रिपोर्ट करो, कोरोना पर सीधी चोट, यानी बस पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर दो। और जिसको भी जो भी सिम्टम है, क्योंकि सेकेंड वेव में सिम्टम बहुत ज्यादा हैं, तो कोई भी सिम्टम हो, चाहे बुखार का, सिर दर्द का, बदन दर्द का, पीठ दर्द का, सीने में दर्द का, खांसी का, जुकाम का, गले में खराश का, आंख में खुजली का, आंख लाल हो जाने का, या लॉस ऑफ टेस्ट का, लॉस ऑफ स्मेल का, डायरिया का, कोई भी सिम्टम हो, क्योंकि बहुत वेरिएबल सिम्टम है सेकेंड वेव में। लेकिन अगर मरीज की पल्स ऑक्सीमीटर, मैंने कहा मैजिक नंबर 2 याद रखिए, 94 और 90, अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रही है तो जो आइवरमेक्टिन बेस्ड प्रोटोकॉल है हमारा, उसका ट्रीटमेंट जरूर शुरू कर दें, भले ही जांच हुई हो, रिपोर्ट आई हो या ना आई हो, और कोई दूसरा चारा नहीं है गांव वालों को बचाने का। तो इस तरह से ये आइवरमेक्टिन की स्टोरी है।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की दवा बन चुकी है। हम भारत, बांग्लादेश, पड़ोसी नेपाल से लेके म्यांमार, भूटान सब इसको इस्तेमाल श्रीलंका तक कर रहे हैं और भी बहुत सारे देश कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और हमको लगता है कि डॉक्टर जी यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, आपने खुद जैसे जिक्र किया है कि गांव वालों के लिए भी आपने स्पेशल पैकेज तैयार किया है। मैं गांव वालों के लिए ही खास तौर से यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जो सिम्टम्स आपने बताए हैं उसके बाद यदि आइवरमेक्टिन लेनी है तो कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और कब लेनी है, ये जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जांच में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो भाई ऑक्सीजन का लेवल चाहे 94 हो चाहे 95 हो, आपको लेनी है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी या तो जांच नहीं हो पाई है या रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल 94 है, तो उन्हें आइवरमेक्टिन का प्रोटोकॉल जरूर लेना चाहिए। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली है, जो कि एक गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद खाई जाएगी 5 दिन। इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की गोली है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद खाई जाएगी, ये भी खाई जाएगी 5 दिन। और ऑक्सीजन आपका नीचे गिरता है, अब बुखार है साथ में, तो पैरास्टामोल SOS बेसिस पे ले सकते हैं, जब भी बुखार हो तब ले सकते हैं। और ऑक्सीजन 94 से नीचे गिर रहा है तो एक काम और करिएगा आइसोलेशन के अलावा। एक गांव में आइसोलेशन का भी एक इशू बहुत बड़ा है। अरे भाई, गांव में कॉमन बाथरूम है, कई बार 1 या 2 कमरे हैं, रहने वाले 10 लोग हैं, तो कैसे आइसोलेशन किया जाए? तो गांव वालों की इस समस्या का भी मैंने समाधान ढूंढा है। हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपके घर में एक ही कमरा है और कॉमन बाथरूम है, तो जो एक कमरा है उसमें तो मरीज को कर दीजिए। बाकी घर में आंगन होता है, छत होती है, चबूतरा होता है, बाकी लोग छत पे आंगन में चबूतरे में लेट जाएं, तो हो गया होम आइसोलेशन। और दूसरा, जब मरीज जाता है बाथरूम में तो उसके आने के बाद बाथरूम को सैनिटाइज कर दिया जाए। तो इतना करने से जो होम आइसोलेशन का बेसिक प्रिंसिपल है वो पूरा हो जाएगा। अब होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल में लिख दिया लोगों ने, ठीक है, जैसा आया वेस्टर्न वर्ल्ड से वैसा यहाँ लागू कर दिया गया। इट शुड बी ओपन एंड वेंटिलेटेड रूम विद अटैच सेपरेट बाथरूम। अरे भाई, ये तो जानिए 80% से इस देश में ज्यादा कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ है सेपरेट अटैच बाथरूम? तो हमें अपने देश को जानना पड़ेगा। अगर हम देशवासियों को कोई भी उपचार या कोई भी इलाज देते हैं तो पहले हमें देश को समझना चाहिए। इसी के आधार पर मैंने कहा है, आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को भी मैंने घर में गांव वालों के लिए बदल दिया है और ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट को भी। अब देखिए, जब 94 से नीचे ऑक्सीजन गिरती है तो लगभग 50% लंग जो है इन्वॉल्व हो चुका होता है एक्जुडेशन से, इन्फ्लेमेशन से और निमोनिया से। तो अब ये रेप्लिकेशन की फेज नहीं है। अर्ली इस फेज में मैं मानता हूं कि स्टेरॉइड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये फेज 94 से अगर नीचे ऑक्सीजन आ गई तो आपकी अब ये अगली फेज रेप्लिकेशन की फेज नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी एक्जुडेशन फेज है, निमोनिया की फेज है। और यहाँ पर साइटोकिन स्टॉर्म इसके आगे की फेज है। इसको रोकने के लिए स्टेरॉइड आपको देना ही पड़ेगा। 5 दिन के स्टेरॉइड में आसमान नहीं फट पड़ेगा। 20 मिलीग्राम की प्रेडनिसोलोन की गोली, क्योंकि ये गांव में आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए मैंने डेक्सामेथासोन नहीं कहा, मिथाइल प्रेडनिसोलोन नहीं कहा, प्रेडनिसोलोन कहा है। 20 मिलीग्राम की गोली, एक गोली रोज 5 दिन सुबह नाश्ते के बाद दे दीजिए, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। तो ये 3-4 दवाएं हैं, 5 दिन लेनी है। एक बात का बस ध्यान रखना है कि अगर मरीज को जनरल कंडीशन लो होने लगे, यानी बेहोशी आने लगे, बुखार 104 से नीचे ना आए, या होठ नीले पड़ने लगे, या मरीज को जो है वो सांस ज्यादा फूल जाए, 90 से नीचे ऑक्सीजन जाए ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद भी। और हाँ, एक और है ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल लेटना। हम में जब भी कोई ऐसा है, पेट के बल लेटना कोई नई चीज नहीं है, बचपन में हम खूब पेट के बल लेटते आए हैं। मम्मी अक्सर कहती थी, जब यंग जवान लड़का हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, कि दिन भर पेट के बल खा के लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता है, वही पेट के बल लेटना है जो आप बचपन की जवानी में लेटते थे। वही पेट के बल लेटना है। 24 घंटे में 16 घंटे के करीब पेट बल लेटना है और इससे ऑक्सीजन बढ़ती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जी आइसोलेशन बताया मैंने गांव के लिए, वो आइसोलेशन कर लीजिए, पेट के बल लेट जाइए और इन दवाओं का प्रयोग करिए। ईश्वर ने चाहा तो 99% आपको अस्पताल जाने की या ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ती भी है तो अस्पताल जरूरी मत रखना, अस्पताल को मजबूरी रखना। अस्पताल में जब आप जाएंगे तो अस्पताल भी एक दुधारू तलवार है,
जब अस्पताल में पहुंचते हैं आप तो बहुत सारी समस्याएं दूसरी भी पैदा होती हैं। इलाज तो मिलता है लेकिन दूसरी भी पैदा। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक सवाल यहाँ पर और आता है। जिस तरह से आपने हेल्थ वर्कर्स के लिए बोला है कि प्रोटोकॉल है और आइवरमेक्टिन लोग ले लेते हैं, मैं अन्य लोगों के लिए जो सोसाइटी में इस समय बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया वर्कर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स हो, या बहुत सारे अन्य लोग जो दैनिक दिनचर्या में आजकल लॉकडाउन के समय में भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो भी ले सकते हैं आइवरमेक्टिन? और यदि वो ले सकते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? क्या वेट के हिसाब से उन्हें लेना होगा या क्या कुछ करना होगा? क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, आइवरमेक्टिन का जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने जीओ में बनाया है उसके अनुसार हमने 2 कैटेगरी रखी है बचाव के लिए। प्रिवेंशन की 2 कैटेगरी हैं। एक है हेल्थ केयर वर्कर्स की। हेल्थ केयर वर्कर्स यानी हम डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी जो हैं। अब ये आपने काफी प्रोवोक करके मुझे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अभी चूंकि हालांकि ये प्रोटोकॉल में नहीं शामिल है, लेकिन अगर आपने कोई समझता है कि जितने रिस्क पर हेल्थ केयर वर्कर रिस्क पर है उतना मैं भी रिस्क पे हूं, तो मैं केवल हेल्थ केयर वर्कर का प्रोटोकॉल आपको बता देता हूं, आपकी मर्जी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटोकॉल हम लोगों ने जो किया है आइवरमेक्टिन का, वो ये किया है कि 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन और उसके बाद महीने में एक बार जब तक कोरोना चल रहा है तब तक। और हम लोग, मैं बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चाहे जूनियर डॉक्टर हो चाहे सीनियर डॉक्टर हो, हम लोग करीब 1000 जूनियर और सीनियर डॉक्टर मिलाकर हैं, पूरे के पूरे 1000 इस प्रोटोकॉल को पालन कर रहे हैं और महीने में एक बार आइवरमेक्टिन बराबर खा रहे हैं। क्योंकि पहला दिन, 7वां दिन और 30वां दिन ये हमारा बहुत पहले ही हो चुका था और ये वंस ए मंथ हर कर्मचारी को इंडेंट करके और सबको खिला दी जाती है। कर्मचारी जमादार से लेके और डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर तक सबको खिला दी जाती है। अब एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने और दिया है कि किसी के घर में अगर मरीज हो गया कोविड का, तो बाकी लोगों के बचाव के लिए क्या हम आइवरमेक्टिन दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आइवरमेक्टिन परिवार के सदस्यों के बचाव के लिए भी दिया जा सकता है। यानी परिवार में एक कोरोना का मरीज है, बाकी लोग कोरोना के मरीज नहीं है, लेकिन उनको कोरोना ना होने पाए, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है और वो ये है कि 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन और 7वें दिन, यानी सिर्फ 2 गोली का प्रोटोकॉल है, परिवार के सदस्यों को दिया जा सकता है। आइवरमेक्टिन के साथ एक फायदा और है कि ये 2 साल तक के बच्चों को भी दिया जा सकता है। यानी अगर 6 से 12 साल के बीच में है तो आइवरमेक्टिन की 6 मिलीग्राम की गोली, और 2 से 6 साल के बीच में बच्चा है तो 3 मिलीग्राम की गोली आइवरमेक्टिन की भी इन बच्चों को भी प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर या ट्रीटमेंट के तौर पर दी जा सकती है। तो एक फायदा, आइवरमेक्टिन के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये इतने केवल गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाती हुई जो माँ बहनें हैं उनको, और जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, बस 3 कैटेगरी को आइवरमेक्टिन नहीं दी जा सकती है। तो आइवरमेक्टिन बड़े एज ग्रुप में दी जा सकती है, 2 साल से लेके और 100 साल तक। जी बिल्कुल। सस्ती दवा है, सहज से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, कोई ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग कुछ नहीं है इसकी, बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब तो कई मेरे आह्वान पर, मेरी अपील पर कई संस्थाएं आ गई हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही एक संस्था है धन्वंतरी सेवा संस्थान, उसने आज ही उद्घाटन किया है, पैकेट बनवाए हैं इन 4 दवाओं के। तो वो उन्होंने स्लम एरिया में और गांव वाले एरिया में जिनके 94 से नीचे ऑक्सीजन जा रही है उनको बंटवाने का कार्य करेंगे। ऐसे बहुत से मेरे पास और भी लोगों के, रोटरी क्लब के लोगों का फोन आया है कि वो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे? तो मैंने कहा ठीक है, कुछ एजेंसी दवाएं बंटवाने का काम कर रही हैं, आप भी उनको सहयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी मैं इससे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी आपके पास आऊंगी, बहुत सारे और सवाल हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक एम्स। सर, ब्लैक फंगस और आइवरमेक्टिन पर तो हमने बात कर ली। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हैप्पी हाइपोक्सिया करके इन दिनों सामने आ रही है, और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों को इस बात का आभास तक नहीं होता है कि वो बीमार हैं या कुछ ही घंटों में उनके साथ कुछ घटित होने वाला है। क्या है ये हैप्पी हाइपोक्सिया और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जो अभी डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया है जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किस दिन आपके लक्षण शुरू हुए। जी। एक वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 8वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो मैं थोड़ा उसमें बहुत संक्षेप में ऐड करूंगा, जो डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत विस्तार से अपने आपको बताया है कि 8वां दिन जो है इलनेस का, 7वां और 8वां दिन
मैं बुखार के लिए चिंतित नहीं होता हूं बिल्कुल भी कोविड में। मैं चिंतित होता हूं जो आपने सवाल किया है उसके लिए 7वें 8वें दिन। 5वें दिन से पहले न इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराने हैं, न सीटी स्कैन कराना है, और केवल जो दवाइयां सूर्यकांत जी ने बताई हैं वो लेनी है आपको। बुखार अपना कम करना है जैसे आप कर पाए। अगर पैरासीटामोल से कम हो रहा है ठीक है, कोई और मेफ्टाल वगैरह ले ली उससे कम हो रहा है ठीक है, नहीं तो 103 104 बुखार में हम लोग मुद्दतों से कोल्ड स्पंजिंग करते आए हैं भारत में, और अगर बुखार दवाई से नीचे नहीं आता तो कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ती है। तो बुखार ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रहना चाहिए, उससे भी आराम आता है। हमने अपने बच्चों का भी किया है और बड़ों का भी किया है कोल्ड स्पंजिंग, जब बुखार दवाई से नीचे नहीं आता कई बार। 7वें 8वें दिन प्राय टेम्परेचर बुखार नीचे आने लगता है रोगी का, और उस समय जो आपकी सैचुरेशन चल रही है 6 दिन से 7 दिन से 96 97 98 बिना किसी उसके रूम एयर पे आप हैं, जो नॉर्मल एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं उससे चल रही है, और 8वें दिन अगर अचानक आपकी जो जैसे सूर्यकांत जी ने बताया 94 हो जाती है, ये जो 8वां दिन है 7वां दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें समझने के लिए, खासतौर से गाँव में जो दूर दराज में लोग हैं, क्योंकि जिनमें ना जांच हो सकती है, ना सीटी स्कैन हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। और उस समय ये जानना बहुत आवश्यक है कि अगर 94 हो रही है तो डॉक्टर सूर्यकांत ने उसका भी इलाज बता दिया है। स्टेरॉइड उस समय शुरू करना है, उन्होंने डोज भी बता दी है कौन सा स्टेरॉइड देना है, वहीं पे स्टेरॉइड का रोल है, और फिर उसको आप जैसे उन्होंने बताया है वो शुरू कर देंगे तो अधिकतर रोगी इससे ठीक हो जाएंगे, वो आगे और समस्या में नहीं पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अस्पताल में आना पड़ता है। और अस्पताल में आके जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कहा, जो हम लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, जो लोग केवल ऑक्सीजन से ठीक होकर घर चले जाते हैं वो ज्यादातर लोग वैसे होते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं अपने आप नहीं बढ़ा पाते, प्रोन पेट के बल लेट के अपना प्राणायाम करके। लोगों को ये समझाना बहुत आवश्यक है कि उनका ठीक होना उनके ऊपर ज्यादा निर्भर है, डॉक्टर्स के ऊपर कम निर्भर है। अगर लोग अपना मानसिक जो तनाव छोड़ के और सकारात्मक सोच रख के ब्रीदिंग, प्राणायाम ये करेंगे तो, और पेट के बल लेट के जैसे बताया गया है डॉक्टर सूर्यकांत द्वारा, वो करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल आपके स्वतः इम्प्रूव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और आपको ना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ना आपको अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होगी। अस्पताल में भर्ती होना में और समस्याएं जो पैदा होती हैं डॉक्टर सूर्यकांत और बताएंगे विस्तार से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप वेंटिलेटर पर नहीं गए तो आपके ठीक होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप वेंटिलेटर पर चले गए तो आपका वापस होना वहां से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी निमोनिया, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और वो सारी समस्याएं अस्पताल वाली शुरू हो जाती हैं। तो जो विदेशों में भी यही ऑब्जर्व किया गया, सबसे अच्छी बात होगी कि आप घर पे रह के ठीक हो जाएं जैसे बताया गया है, और अधिकतर रोगी हो भी जाते हैं ठीक, ये मानना पड़ेगा। लेकिन लोगों को अपना मनोबल, अपना सकारात्मक सोच, इसको बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, और अस्पताल आना है तो बहुत ही मजबूरी में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी यही बात रिपीट करूंगा, मजबूरी में, नॉट बाय चॉइस। जब आप नहीं घर पे मैनेज हो रहा है और आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि आपका शरीर नीला पड़ जाए, उससे पहले आपको पकड़ना है हैप्पी हाइपोक्सिया। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही 94 आ जाए, आपका 97-98 चल रहा था, 94 आ जाए, मान लीजिए आपके लंग्स इफेक्ट हो गए हैं, उसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, आप पेट के बल लेटें, स्टेरॉइड शुरू कर दें और काफी हद तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आप ठीक हो जाएंगे इतनी ऑक्सीजन। फिर अगर 90 से नीचे आती है और आपके इतने प्रयत्नों के बाद भी ठीक नहीं होती, तो अगर आपके आसपास ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन से आप ठीक हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपको मजबूरी में अस्पताल आना पड़ेगा। वहाँ पे भी अगर आप केवल ऑक्सीजन से ठीक हो जाते हैं तो काफ़ी संभावना है कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन, हाई फ्लो नेजल कैनुला, या फिर आपको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या वाईपैप, उसमें भी मजबूरी में, लेकिन कुछ लोग उससे ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जाए कि जिनके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट 75% हो जाता है, 80% तक हो जाता है, वो भी बच जाते हैं। लेकिन वेंटिलेटर पे एक बार जाने के बाद बहुत समस्याएं पैदा होती हैं,
और उसमें से निकलने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, ज़्यादातर लोग नहीं निकल पाते हैं। इसलिए मैं पहली वेव में भी ये फ्रेज यूज़ करता था कि कोविड का इलाज वेंटिलेटर नहीं है। जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कितने वेंटिलेटर बेड, कितने वेंटिलेटर बेड, कोविड का इलाज वेंटिलेटर नहीं है। ऑक्सीजन एक थेरेपी की तरह है। पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एक हफ्ते के बाद अगर ज़रूरत है तो स्टेरॉइड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और ज़्यादातर लोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने आप उनको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसमें रोगी को ही करना पड़ता है, दूसरा आपके लिए सांस नहीं लेगा, दूसरा आपके लिए प्राणायाम नहीं करेगा, वो उसका फायदा उसको होगा, आपको नहीं होगा। इसलिए ये प्रयत्न करना, और ख़ासतौर से हमारे यहाँ जब हम रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग में हैं, हमारे पास साधन कम है, रोगी ज़्यादा हैं, उसमें ये व्यवस्था अगर कर लें, और ये एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका से आया है। एक वहाँ पे फिजिशियन है जो रूरल साउथ अफ्रीका के 4000 लोगों का उन्होंने इलाज किया है, शंकर शेट्टी हैं डॉक्टर, वो जीपी है, और वो कहते हैं मैंने 4000 लोगों का किया है इसी प्रोटोकॉल में, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया, और उनका कोई भी रोगी अस्पताल नहीं गया, किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सूर्यकांत ने कही है। मैं उन्हें वही दोहराया है जो उन्होंने कहा है, मैंने कुछ नया नहीं जोड़ा है। और इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से सब लोग सुने और गुने, उससे आप सबकी जान बच सकती है, और आपको समस्या नहीं होगी कि आप अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं, आपकी सांस फूल रही है, ये सब कुछ नहीं होगा। घर में रहें और आप लोगों को प्रोत्साहित करें, घर वाले ही प्रोत्साहित करें, और एक दूसरे का ख्याल रखें। ज़्यादातर लोग इससे ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हमारा मुख्य रूप से जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने भी जानकारी दी, मुख्य रूप से आज हमारा कार्यक्रम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में हैं, जानकारी के अभाव में, बिना जानकारी के परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। प्रयास हमारा यही है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी के माध्यम से उन तक ये जानकारियां पहुंचा सके, ताकि वो अपना इलाज शुरू कर सके। उसके बाद जब उन्हें जानकारी मिले, गाइडेंस मिले, आगे वो डॉक्टर से मिल पाए, वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपने इलाज की वो शुरुआत कर सके। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल भी है, कोविड एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अपूर्व, यहाँ पर तमाम बातों के बारे में बात हुई है। मैं ये भी जानना चाहूँगी, तमाम मरीजों को दिक्कतें होती हैं फेफड़ों को लेकर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गाँव में टेस्ट बिल्कुल निल एंड वॉइड है, कहीं भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों का। ऐसे में फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ये क्या हम बिना जांच के जान सकते हैं? जैसे कि कई लोग कहते हैं कि सांस रोक कर देख लें तो फेफड़ों का पता चल सकता है कि फेफड़े स्वस्थ हैं या नहीं। क्या ऐसा कुछ प्रयोग किया जा सकता है? दूसरी बात ये कि क्या आपको सीने में भारीपन यदि महसूस हो तो वो भी कोविड का एक लक्षण हो सकता है? जी प्रियंका, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गांव में हमारे यहाँ अमूमन कोई टेस्ट इस तरह के नहीं हो पाते हैं कि चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन हम लोग करा के देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में मरीजों के लिए क्या सलाह है, वो कैसे जानेंगे कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है कि नहीं है? तो इसके लिए बहुत साधारण सा एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट बोला गया है कि आप 6 मिनट चलिए और उसके बाद अपना पल्स ऑक्सीमीटर देखिए। अगर उस पल्स ऑक्सीमीटर में जो आपकी सैचुरेशन लेवल है, जो पहले 97-98 चल रहा था या 96 चल रहा था, वो अगर गिर के 93-94 तक पहुंच गया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में संक्रमण है, पहली बात। दूसरी चीज, बिना एक्सरे के भी हम लोग ये जान सकते हैं कि मरीजों को बार बार खांसी आ रही है, उनका बुखार चल रहा है और उनको बलगम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट उनको खांसी बनी हुई है बराबर, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेफड़ों में संक्रमण है। तीसरी बात जो आपने कही कि क्या मरीज की जो छाती में दर्द हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल, अगर छाती में दर्द हो रहा है तो ये भी एक लक्षण है कि जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ मरीज के फेफड़ों में संक्रमण है। तो इन चीजों का अगर हम लोग ख्याल रखते हैं, और अगर मरीज थोड़ा सा चलता फिरता है और देखता है बाथरूम तक जाने में भी उसको सांस फूल रही है, इसका मतलब कि उसको फेफड़ों में संक्रमण है और उसको आगे के लिए स्पेशलाइज्ड इलाज के लिए आगे आकर के इस चीज को देखना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत साहब ने कहा है कि 5वें दिन के बाद अगर स्टेरॉइड लिया जाता है, प्रेडनिसोलोन टैबलेट या मिथाइल प्रेडनिसोलोन की टैबलेट जो भी दी जाती है, इससे फेफड़ों में संक्रमण के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन जैसे जो दवाइयां बताई गई हैं, ये सब फेफड़ों में संक्रमण जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी सर आपको। डॉक्टर सूर्यकांत जी, डॉक्सी जो आपने मेडिसिन बताई है, इसके बारे में खबरें ये भी आ रही है कि मार्केट में ये दवा अब अवेलेबल नहीं है, आसानी से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो क्या इसका कोई विकल्प भी मौजूद है? हमारे पास समय की हमारे पास कमी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी विकल्प। देखिए, ऐसा है कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन दोनों ऐसे दोस्ती में काम करते हैं।
और अगर डॉक्सीसाइक्लिन, वैसे तो मेरी जानकारी में नहीं है कि डॉक्सीसाइक्लिन नहीं मिल रही है, बहुत आसानी से मिल रही है। यहाँ तो लखनऊ में तो मैंने कभी देखा नहीं इतने रोगियों जी, मैंने कई लोगों से ये सुना है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है। एक साथ में एक और दवा आती है जो काफी लोग प्रयोग करते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन है। 500 मिलीग्राम की आती है और 3 दिन खानी होती है, एक गोली रोज। तो वो भी एंटीवायरल उसका एक्शन होता है। वैसे तो वो भी मेनली एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन की तरह, लेकिन उसका भी एक एंटीवायरल एक्शन होता है और उसको भी साथ में प्रयोग किया जा सकता है। मेरी चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन इसलिए है कि वो एजिथ्रोमाइसिन से थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस होती है, पेट में जलन वगैरह ज्यादा होती है, तो उसकी टॉलरेंस थोड़ी सी समस्या है। तो इसलिए एजिथ्रोमाइसिन मैं सेकंड चॉइस पर रखता हूं, लेकिन वो भी साथ में ली जा सकती है डॉक्सीसाइक्लिन की जगह, अगर वो उपलब्ध ना हो तो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक तौर पर एजिथ्रोमाइसिन ली जा सकती है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और इसी के साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस का यही लक्ष्य है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचा सके जिसके माध्यम से आप अपना इलाज घर पर रहकर भी कर सकते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सवाल है तो हमसे सवाल भी कर सकते हैं। कल के कार्यक्रम में 5 से 6 आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे